हाजीपुर से लेके अटलांटा की आपकी जर्नी कैसी थी यार? तो ये थोड़ा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था शुरू में। जैसे हाजीपुर से ही हम पढ़े हैं, 11 12 तक हाजीपुर से पढ़े हैं। फिर ग्रेजुएशन करने हम कोलकाता गए थे। फिर ग्रेजुएशन के टाइम पे 6 7 मंथ्स ही बस कॉलेज कर पाए। उसके बाद कोविड आ गया तो पूरा लॉकडाउन में गया। तो पहले ही भरोसा बहुत कम था कि कुछ हो पाएगा लाइफ में, मतलब लगा नहीं था कि कुछ हो पाएगा। फिर इंडिया में भी जॉब किया हम 6 7 मंथ्स, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ईयर वहाँ जॉब किए हम। फिर उसके बाद वहाँ पे फीफा होने वाला था कतर में। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा हायरिंग चल रही थी फीफा के लिए कतर में। और वो आई मीन अच्छा सैलरी दे रहे थे, 60,000 फॉर 3 4 मंथ्स एंड जस्ट यू गो यू वर्क एंड देन यू कम बैक। तो हम भी उसमें ट्राई किए थे। सब कुछ हो गया था। सब मतलब मेरा मेडिकल और जितने पेपर वर्क होते हैं सब हो गया था। बट उसके बाद मेरा वीजा ही नहीं आया। उस टाइम मैरियट होटल था वो। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम हम वापस से ट्राई किए। वो दूसरा एक इंटरव्यू हो रहा था उसी के लिए, फीफा के लिए। तो उसमें भी हम ट्राई किए, दोनों कतर के लिए था। फिर उसमें भी सब कुछ हो गया बट मेरा वीजा ही नहीं आया दोनों बार। तो उसके बाद बहुत ज्यादा हम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मतलब सबको पता चल गया था गांव वाले को कि हाँ जा रहा है, कतर जा रहा है। फिर हम नहीं जा पाए थे तो बहुत खराब भी लगा था। और मतलब गुस्सा भी आ रहा था अंदर से कि क्यों नहीं जा पाए, मेरा ही क्यों ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हम सोचे कि अब हम जाएंगे ही नहीं किसी अरबन कंट्रीज, अब हम सीधा यूएसए जाएंगे। क्योंकि पहले से भी प्लान दिमाग में था कि यूएसए जाना है जाना है। बट वो जो रिक्स होता है ना कि तुम्हारा पैसा लगेगा, फिर इंटरव्यू होगा, नहीं निकला सारा पैसा डूब जाएगा या बहुत कुछ होता है, तो वो था। बट उसके बाद हम बोले नहीं, अब तो हमको यूएसए जाना है। फिर हम फैमिली से बात किए, कोई माना नहीं क्योंकि कोई गया ही नहीं था यूएसए आज से पहले। तो थोड़ा सा सबको डर था कि कैसे जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं ये वो। बट हाँ मम्मी मेरी सपोर्ट की। फिर उसके बाद हम ट्राई किए। मेरा बर्थडे था 5 जनवरी को, उस दिन ही हम एप्लीकेशन फॉर्म भरे। फिर उस दिन से स्टार्ट किए फॉर्म। मेरा इंटरव्यू हुआ, पहला इंटरव्यू हुआ, नहीं निकला मेरा। फिर दूसरा इंटरव्यू हुआ, फिर उसमें निकला। और उसके बाद फिर वीजा इंटरव्यू हुआ, उसमें भी निकल गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जो जो पेपर वर्क था वो सब हुआ। फिर उसके बाद जाके 2023 अगस्त में हम यूएसए आए थे, 29 अगस्त को। तो ये छोटा सा फेज था यहाँ तक पहुंचने का। तो जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई किया? तो यूएसए में कुलिनरी के लिए या फिर होटल इंडस्ट्री के लिए बेसिकली बहुत ज्यादा एक J1 प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू आप बहुत इजीली आ सकते हैं। आपको होटल इंडस्ट्री पहले आपको किसी भी होटल का इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, जो जो होटल स्पॉन्सर करने के लिए अवेलेबल है आपको। और उसके बाद आप अपना वीजा इंटरव्यू क्लियर करते हैं और उसके बाद 1 साल का आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम मिलता है जिसमें कि आप यूएसए आ सकते हैं। आपको फूडिंग तो नहीं मिलता है, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है J1 के थ्रू ऑल ओवर द ईयर। और आपको होटल फूड भी प्रोवाइड करती है अगर आप होटल में काम कर रहे हैं तो। इसको J1 प्रोग्राम बोलते हैं। अभी अभी काइंडली 3 4 कंट्रीज से ज्यादा में ये फेमस है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। और भी कुछ कंट्रीज है जो कि J1 प्रोवाइड करती है, दुबई और ये सब कंट्रीज भी प्रोवाइड करती है। तो ये इसी थ्रू हम आए थे। ओके, और सो वो एक एक साल में एक साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें पेड मतलब स्टाइपेंड पे मिलती है। सो व्हाट वाज द स्टाइपेंड। स्टाइपेंड, मतलब कितना अप्रोक्सीमेटली मिलता है? स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। बट ये स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 14 से लेके 19 20 22 तक जाता है, या फिर कहीं कहीं पे ट्वेंटी ओके। फाइव तक गया मैक्स। ओके, क्लोज टू मिनिमम वेज जो रेट है उसके आस पास रहता है। क्योंकि ये ओके। इंटर्नशिप होता है, फ्रेश ग्रेजुएट आद लोग आते हैं तो ज्यादा पे तो नहीं मिलने वाला है स्टार्टिंग में। एकोमोडेशन एंड फूडिंग दोनों ही होटल प्रोवाइड करता है? नहीं नहीं, सिर्फ फूडिंग देती है व्हेन यू आर वर्किंग। बट एकोमोडेशन ओके। आपको खुद का करना पड़ता है। बट होटल्स हेल्प करती है आपको एकोमोडेट करने में। और पहला फर्स्ट सेकंड मंथ आपको एकोमोडेशन देती भी है इन होटल, ताकि आप अपना सब कुछ फिगर आउट कर सकें। आप रूममेट्स खोजो या फिर आपको खुद का करना है, जो भी करना है उसके लिए टाइम भी देती है। 1 2 मंथ खुद के होटल में ही रखती है। तो हेल्प तो करती है होटल। ओके, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट जब ये जॉब लगती है, सो ये J1 प्रोग्राम बड़े होटल्स के लिए है या छोटे रेस्टोरेंट चेन्स के लिए भी है? रेस्टोरेंट चेन्स के लिए 90% ऐसा होता नहीं है। बट कुछ कुछ अगर बहुत बड़े रेस्टोरेंट चेन्स है तो उसमें कुछ कुछ एजेंसीज कराती है। बट आई प्रेफर कि हमेशा होटल ही चूज करना चाहिए, क्योंकि होटल इंटरनेशनली होते हैं जो भी ये सब करते हैं। और उनका एक एचआर ग्रुप है और हर एक चीज है, तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो कम चांसेस होता है कुछ भी आपके साथ फ्रॉड या फिर गलत होने का। तो 90% अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज होटल ही चूज करना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, आपने डायरेक्टली अप्लाई किया था या किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया था? एजेंसी के थ्रू अप्लाई किए थे।
कोलकाता से ही, वो भी एक नई एजेंसी ही ओ थी। ओके, एजेंसी के, सो इट्स लाइक एजेंसी के पास वो ऑप्शन था, सो आपने उनको एक फी पे करी, एक अमाउंट पे करी, और उन्होंने आपकी हेल्प करी समथिंग। तो कितना खर्चा हुआ आपका? ये इंडिया में बहुत सारा एजेंसीज है जो ये कराता है, और सबका प्राइस बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। मतलब जो जो बड़ी एजेंसी हो चुके हैं आजकल, वो बहुत ज्यादा प्राइस लेते हैं। ऑलमोस्ट ये स्टार्ट होता है अभी के टाइम पे कम से कम भी तो 6.5 लाख टू लेके ऑलमोस्ट 10 लाख के बीच में आता है। डिफरेंट एजेंसीज डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, बट हाँ 6.5 मिनिमम है, उससे ऊपर ही जाएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। सो आपने मैक्स भी टू इतना मैक्स खर्चा किया था? ऑन एन एवरेज जो बीच वाले लोग हैं वो 7.5 to 8 के बीच में ले रहे हैं, और कुछ कुछ है जो 6.5 में पहुंचा दे रहे हैं, बट बहुत रेयर है। अब हमको नहीं लगता अब मिलेगा भी। इतना तो लगना ओके, ही। काफी पैसे खर्च हो जाते हैं वो भी। हम्म। तो इसके इस अगर जेवन प्रोग्राम है तो इसके लिए डायरेक्टली भी अप्लाई कर ही सकते होंगे। डायरेक्टली अप्लाई माइट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए होता है ना, वो पूरा एक ग्रुप होता है। जैसे कि पहले आपका वीजा इंटरव्यू, पहले आपका होटल इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका स्पॉन्सर है, वो आपको सारा पेपर वर्क करके देगा। आपका स्पॉन्सरशिप जैसे वो होटल से अटैच होता है। होटल ओपनली नहीं करती है ये कि आपका खुद से इंटरव्यू ओ लेके करी, वो हमेशा अटैच रहती है ग्रुप से, जो कि सब कुछ हैंडल करता है एज पर थर्ड पार्टी। चाहे आपका इंश्योरेंस हो, चाहे आपको स्पॉन्सर करना हो, चाहे जितने भी प्रोसेस होती है, तो मोस्ट ओके 99% चांसेस है कि आपको स्पॉन्सर चाहिए, आई मीन एजेंसीज चाहिए। ओके, गॉट इट। सो एक्चुअली एजेंसीज पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल में भी हेल्प कर रही हैं, वीजा प्रोसेस से लेके पूरा हम्म। रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट में हेल्प कर रही हैं। सो मे बी हम्म। दैट्स व्हाई दे नीड इट। ये ठीक है। दैट्स तो उसके बाद ये 6 लाख रुपए जो लेट्स से ये जो फी है, तो वो पहले पे करनी पड़ती है या बाद में भी पे कर सकते हैं? नहीं, पहले ये स्टार्ट होता है एप्लीकेशन से। वंस यू स्टार्ट एप्लीकेशन यू गोना पे लाइक 25 to 30,000, देन यू गेट सेलेक्टेड फॉर योर होटल, देन यू गोना पे अ बिग अमाउंट ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 lakhs, then you get your DS16 or DS29, then you're gonna pay 2 more lakhs, and before visa interview they're gonna take all the money. So if you fail, they return certain ओके, amount if you fail, but it's a very little amount. That's the scary वेरी part. लिटिल, दैट्स द स्कैरी पार्ट। एंड और जैसे मुझे इसका आइडिया है, जैसे यूएस के नॉर्मल इंटरव्यू या स्लॉट के लिए भी बहुत पहले मेरे कई दोस्त गए थे बैचलर्स मास्टर्स करने यूएस में, तो काफी रुपए उन्होंने Mm-hmm. पे किए थे, फॉर्म फिलअप Mm-hmm. करने के भी रुपए, स्लॉट्स के भी रुपए। Correct. तो अ, इसमें बहुत सारा पैसा बनाती हैं कंपनीज, बट द प्रॉब्लम सेड बहुत। पार्ट इज कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े होटल चेन है, वो डायरेक्टली हायरिंग मे बी फ्रेशर लेवल पे इस टाइप से नहीं करते हैं। यू कैन रीच आउट, हम्म। बट उसमें फिर आपको ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। 6 लाख रुपए आप बचा सकते हो, बट उसके लिए शायद आपको ज्यादा टाइम और एनर्जी देनी पड़ेगी और थोड़ा हम्म। रिस्क होगा। बट अगेन उसमें लेकिन पैसे का रिस्क नहीं होगा, इसमें पैसे का रिस्क है। उसमें अभी खास करके इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी यहाँ एजेंसीज है वो थर्ड पार्टी एजेंसीज है। जो मेन एजेंसीज है वो किसी और कंट्री में, तो पहले ये एजेंसी इंडिया वाले उनसे कनेक्ट करेंगे, फिर वो जाके यूएस में किसी से कनेक्ट करता है, चाहे वो होटल हो, चाहे वो एक और एजेंसीज हो जो कि यूएस में बैठा हो। तो ये जो चेन बनता है ना, इसमें ज्यादा पैसा लग जाता है। अगर आप कोई ऐसा एजेंसी फाइंड कर लेता है जो कि सीधा यूएस में बैठा हो और डायरेक्ट उसका कनेक्शन है होटल से, तो ये मे भी बहुत चीप हो। क्योंकि बहुत सारे इंटर्न्स हम देखें जो कि आए हैं इंडोनेशिया से या फिर वियतनाम से या फिलीपींस से, उन लोग को बहुत चीप पैसा देना पड़ा, क्योंकि उसका उनका जो एजेंसी था वो मेन एजेंसी है सीधा। तो यहाँ पे चेन नहीं बना, वो सीधा इंटरव्यू कराया होटल से और सीधा उनको भेजा। बट ये जो इंडियन एजेंसीज हैं, ये लोग हमेशा थर्ड पार्टी होते हैं मोस्टली। तो ये पहले अपना फीस चार्ज करेंगे, फिर वो जो मेन एजेंसी होता है उनका फीस होता है, फिर वो जाके वहां तक पहुंचते हैं। तो इस चक्कर में पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट एजेंसी फी, बट जनरली यूएस में जो इस टाइप का काम होता है, उसमें जनरली क्लाइंट पे करता है एक सर्टेन अमाउंट फॉर रेफरल फी, हम्म। दैट विल बी सर्टेन अमाउंट, मे बी $5,000 $7,000 एजेंसी को। सो प्रॉब्ली वो कैंडिडेट से नहीं चार्ज करते हैं। सो ये जो पैसा जाता है 6-7 लाख रुपए, वो जनरली ये बीच की जो मिडिल लेयर एजेंसीज हैं वो खा जाती हैं। मतलब मेरा ये होता है। हाइपोथेसिस है, मतलब मैं आई एम हम्म। नॉट श्योर कि ऐसा ही होता होगा, बट मेरा हम्म। आइडिया ऐसा ही है कि ऐसा ही शायद होता होगा। you're right। आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो डायरेक्टली आया हो? नहीं, आज तक एक भी नहीं। मतलब बहुत सारे होटल्स अच्छा, है यहाँ एक पे, सब फ्रेंड्स है या कोई डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि होटल अ, खुद का एफर्ट नहीं डालती है वो सारे प्रोसेस करने में, जब तक उनको बल्क में बंदे ना मिल रहे हो। 6 7 8 10, किसी एक ग्रुप से अगर 10 बंदे आ रहे हैं और आप अकेले आना चाहते हैं, वो भी सब कुछ
छोड़ के, तो आप पे होटल क्यों ही फोकस करेगी जब उसको एक जगह से 10 बंदे मिल रहे हैं, तो ये Yeah, हो जाता especially है। when you are a fresher. अगर आप यस, experience हो then it's a different thing. माइट बी दे गोना थिंक अबाउट इट। ओके सो J1 का J1 इनिशियल 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आफ्टर दैट कौन सा वीजा इशू होता है? मोस्टली J1 के बाद लोग यहाँ से मास्टर्स कर लेते हैं कलिनरी में। वो बहुत एक इजी वे और एक अच्छा वे भी है, जिसमें 2 years ऑफ कोर्स होता है। 1 year आपको होटल, 1 year आप कॉलेज में रहते हैं, 1 year आपको एज अ ट्रेनिंग पर्पस वापस से किसी होटल में भेजा जाता है। आप अपना जो जिस होटल में किए हैं उसको भी चूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक सीवी और एज अ सीवी या फिर आपके पूरे करियर को बहुत ज्यादा बूम कर देता है किसी अदर कंट्रीज में भी जाने के लिए, या कहीं पे भी आपको एक अच्छा पोजीशन या एक अच्छे होटल में कोई किसी में भी जॉब मिल सकता है बहुत इजीली। तो मास्टर्स कुलिनरी का यहाँ बहुत अच्छा है, फेमस है और ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ओके माय क्वेश्चन वाज स्लाइट डिफरेंट। जैसे आपने जब आपकी इंटर्नशिप हो गई 1 साल की, जिस J1 वीजा पे आप आए थे, तो उसके बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है 1 साल के बाद क्या? 99% चांसेस है कि नहीं मिलता है, बट कभी कभी मिल जाता है। तो जिस होटल से हम कंप्लीट किए थे अभी उसी होटल में हम sous शेफ है। तो आई मीन if you have a good connection with the chefs and all and you work really hard, so might be they're gonna help you to get a sponsorship and all. So मेरे होटल में आई मीन बहुत अच्छे से हम 1 साल तक काम किए थे, तो हमको वो लोग हेल्प किए स्पॉन्सरशिप और ये सब का प्रोसेस करने में। और उसके बाद आई मीन अभी 2.5 साल होने वाला है, अभी तक हम उसी होटल में। ओके सो आपके केस में आपके होटल ने आपको सपोर्ट किया और आपको स्पॉन्सर किया। किस वीजा स्टेटस क्या है अभी आपका? तो आई मीन स्टिल ये प्रोसेस में ही चलते रहता है ऑलमोस्ट। इसमें पहले तो वो लोग स्पॉन्सर करने का ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद अगर स्पॉन्सर के लिए पेपर डालते हैं तो वो पेपर बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो वो स्टिल प्रोसेस में रहता है, बट आप यू कैन वर्क एज अ लीगली, यू कैन वर्क ओके एंड यू कैन स्टे अंटिल इट्स गोइंग ऑन और इट्स प्रूवन और इट्स डिक्लाइन। और अभी तो गॉट वैसे ही इट। बहुत स्लो है कोई भी प्रोसेस हो फिलहाल के लिए। एंड दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मास्टर्स कर लो। नॉन स्टेम प्रोग्राम होगा, मतलब मैथ और साइंस से रिलेटेड नहीं होगा, तो उसमें कंप्लीट करने के बाद 1 साल का ही वीजा आपको मिलेगा। अदरवाइज हम्म, स्टेम प्रोग्राम में 2 साल का मिल जाता है। जो टेक प्रोग्राम होते हैं उनमें 2 साल का, पहले 3 साल का मिलता था, अब केवल 2 साल का मिलता है। हाँ अब 2 साल का ही मिलता है। बढ़िया, अच्छा है। तो आई मीन दूसरे कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन बढ़ जाता है इसके बाद नहीं, एज अ लेकिन करियर। अगर मैथ के हिसाब से देखो तो आप मान लो कोई बंदा आया, 8 लाख उसने लगाए। 8 लाख का मतलब हुआ $10,000 के करीब लगाए उसने। ठीक है। अब वो यूएस आया। अब यूएस में फिर वो कर रहा है, तो क्या एक लेट्स से 2 मिनट के लिए समझ के चलते हैं, बंदा 1 ही साल काम करेगा क्योंकि उसके बाद तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा उसको। तो हाँ, क्या वर्थ इट है? फिर भी आना वर्थ इट है? आई मीन मेरे लिए तो सच में वर्थ इट है, या फिर कोई भी यहाँ आता है उसके लिए हम आई थिंक सो इट्स वर्थ इट है। क्योंकि एज पर मनी मे बी ही गोना नॉट अर्न टू मच मनी, और मतलब वो अगर $10,000 कमाया तो मे बी सिर्फ वो पैसा ही रिकवर कर पाए, उससे ज्यादा नहीं कमा पाए। बट यू नो द एक्सपीरियंस, यहाँ की होटल्स कैसे काम करती है, इंडिया की होटल कैसे काम करती है, दोनों का डिफरेंस, और वो जो एक उसके सीवी पे जो एक लिखा जाता है कि हाँ यू वर्क इन अ यूएस इन सर्टेन होटल फॉर 1 year, ये उसको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करती है। चाहे वो किसी अदर कंट्रीज में जाना हो या फिर उसके करियर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, चाहे वो किचन में हो, चाहे एफएनबी में हो, चाहे फ्रंट ऑफिस में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो। बट हाँ उसके करियर में वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। इसीलिए यहाँ बहुत लोग आते हैं। सबको पता होता है कि इतना ही सैलरी मिलना है, इतना ही चीज होना है, इतना ही होना है, बट फिर भी बहुत ज्यादा लोग एवरी ईयर सिंगल ईयर आते हैं। तो एक तरह का अच्छा बूस्ट है ये, एक जैसे ही ग्रेजुएट होने के बाद। एक मंथ में कितने वर्किंग आवर कर सकते हैं? 80 सो 40 आवर्स पर वीक होता पर है वीक वन मिनिमम। सिक्सटी आवर्स यस, और मिनिमम आवर्स सो 32 उन लोग को देना ही देना है। इट डिपेंड्स हाउ होटल इज गोइंग, इट्स बिजी, इट्स स्लो। सो 90% ओके टाइम दे गोना गिव यू 40 hours every week. ओके Sometime they're gonna give you extra hours, so extra pay and everything gonna be included. But yeah, 40 hours a week, 2 days 40 आवर। off. लेट्स लेट्स कैलकुलेट अबाउट द सैलरी पे। तो कोई बंदा J1 पे आया, अब उसको हम्म, होटल दे रहा है अप्रोक्सीमेटली $17 पर आवर। ओके, मीडियम हम्म, साइज हो गया ये। हम्म, एंड 160 आवर वो काम कर रहा है, तो कंप्लीटली वो कमा रहा है $2720, जिसमें खाना हम्म, उसको होटल दे रहा है, एकोमोडेशन उसको करना है, बाकी बाकी सारी चीजें उसको झेलनी है। तो कितना हम्म। पैसा इसमें से बचा सकता है वो? जैसे अगर हम जिस टाइम आए थे उस टाइम पे हम लोग 2 bedroom अपार्टमेंट लिए टुडे थे, तो आज की यहाँ पे बात करते हैं। अगर अगर आज की बात करते हैं तो जैसे अगर जो भी ये ग्रुप में आते हैं वो हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं। 2 bedroom अपार्टमेंट में 4 लोग, फाइव फाइव पीपल्स ऐसे ओके, रहते हैं। तो ऑलमोस्ट आफ्टर स्पेंडिंग एवरीथिंग यू कैन स्टिल सेव लाइक $1,000 एवरी सिंगल मंथ इफ यू $2720 में से
सब कुछ निकालने के बाद केवल $1,000 आप बचा पाओगे। $1,000 आपका टोटल सेविंग है, बट आई मीन डिपेंड करता है आप कैसा लाइफ जी रहे हैं। अगर आप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो $700 इज इनफ फॉर योर ग्रोसरी एंड योर अपार्टमेंट, एंड देन यू स्टिल हैव ओके 1,000 मोर, सो योर फोन बिल्स और you going outside or maybe eating maybe $200 more, so you can still save. 1,000 is 100% you're gonna save. But if you are not too expensive people or you don't want to spend a lot of money, you can save like $1,500 every month. So it's almost how much? Something around 15,000 or हाँ 17,000 in a year. अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख Mm-hmm. रुपए, वन Mm-hmm. फोर्टी समथिंग। ओके सो 1 लाख $1,000 से लेके $1,500 के बीच में बचाया जा सकता है। लेकिन बचाया जा बंदा जब सकता है। इंडिया से आया था तो ऑलरेडी वो 8 से 9 लाख रुपए पे करके आया था, जिसमें आई थिंक Mm-hmm. फ्लाइट टिकट उसने एडिशनल बाय करी होगी, दैट इज नॉट Mm-hmm. ऑब्वियसली इंक्लूडेड। सो करीबन 10 लाख रुपए तो उसने पहले ही लगाया था। अगर वो एक Mm-hmm. महीने में लेट्स से मोटा माटी वो बचाता है 1 लाख 1,40,000, तो 12 महीने में अप्रोक्सीमेटली वो फी जो उसने पहले इन्वेस्टमेंट किया था उसी को रिकवर कर पा रहा है। मोस्टली वही टेक्निकली रिकवर अगर आप होता है। देखो तो आप प्लस में रहते हैं थोड़ा बहुत, दो तीन हाँ तीन चार हल्का लाख प्लस में हल्का रहते हैं फुल्का, आप तक। हाँ लेट्स अज्यूम 2-3 लाख प्लस हुआ। एंड सेकंड थिंग मे बी आईफोन वगैरह की जो हल्के फुल्के हाँ वो तो शोशाबाजी होने ही। होती है वो कर लोगे आप। हाँ हाँ, वो तो होने ही। बेसिकली ये इंटर्नशिप जैसे, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल you coming in USA for 1 year, and it's very easy to get this visa before, and right now I don't know about this how hard it is, but you are freshly graduated and you get opportunity to come here. Yeah, you spend 10 lakh rupees. I mean, it's a big amount also, but as a fresher, if you come here and you see how the US industry, US का industry, hotel industry totally different, Indian hotel industry totally different है। मतलब वो कहाँ लेफ्ट है और ये राइट है। एक बार आप यहाँ काम कर लेंगे तो आप दोबारा इंडिया में नहीं कर सकते हैं। मतलब 99% लोग नहीं कर पाएगा इंडिया में दोबारा काम होटल इंडस्ट्री में, एक बार अगर यहाँ कर लिया तो। बट उसके बाद वही होता है कि आपको शुरू में ही ग्रेजुएट होते ही या फिर डिप्लोमा करते ही आपको एक अच्छा बूस्ट मिल जाता है, जो कि आपके सीवी में ऐड हो जाता है, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प करता है। ये एक तरह का बस वही है कि 1 साल का ट्रेनिंग लो, थोड़ा बहुत पैसा कमाओ, एक अच्छा एक्सपोजर लो और वापस अपने घर चले जाओ, फिर वहां से कुछ और ट्राई करो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस या कोई भी अदर कंट्री। बेसिकली हमको नहीं लगता ये अर्न करने के लिए, बस ये एक तरह का एक्सपोजर के लिए बहुत बेस्ट है। हाँ, अगर आप अर्निंग के बेसिस पे आ रहे हैं तो ज्यादा कुछ नहीं मिल, बट it डिपेंड करता है। बहुत लोग होते हैं जो कि F&B में आते हैं। जब सर्विस सेक्टर में आप आते हो तो टिप इंक्लूडेड होता है, और टिप जब इंक्लूडेड होता है तो यहाँ टिप बहुत ज्यादा मिलता है। बेसिकली उन लोग उसी पे चलते हैं, तो आपका सैलरी कहाँ, मतलब महीना का ऑलमोस्ट आप 4,000 ही बना सकते हैं, और 4,500 तक बना सकते हैं, या फिर 5,000 भी टच कर सकते हैं। ऐसा हो जाता है उस टाइम। तो हाँ, अगर आप F&B में आए हैं तो आपका अलग मैटर है, वो थोड़ा अलग सीन है, बट rather than that सेम। ओके अगर टिप का नहीं है तो सो प्रॉब्ली दिस J1 प्रोग्राम इज वेरी गुड। अगर आपको सीवी में एक अच्छा एक्सपीरियंस ऐड करना है, पैसे कमाने के लिए तो ये उतना अच्छा ऑप्शन दिख नहीं रहा, प्रैक्टिकली नहीं। उतना सेंस बना नहीं रहा है ना। हम्म। ठीक है। और उसके बाद अगर अच्छा काम करो तो मे बी स्विच करो थोड़ा और बाकी चीजें ट्राई करो, मे बी मास्टर्स वगैरह, देन मे बी यू कैन स्टे देयर फॉर मोर टाइम। जितना ज्यादा टाइम स्टे करोगे मे बी एक्सपीरियंस के बेस पे उतनी ज्यादा सैलरी बढ़ेगी और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। करेक्ट। यस करेक्ट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, बंदे ने J1 प्रोग्राम कर लिया, 90% चांसेस जो आपने बताए कि नहीं मिलेगी उसको जॉब, तो उसको जॉब नहीं मिली। अब उसके पास जो ऑप्शन है वो है बैचलर्स या मास्टर्स करने का। ठीक है। तो उसने मास्टर्स। मास्टर्स कहीं पे भी अप्लाई कर ली किसी मीडियम टाइप के कॉलेज में, तो कितनी फी होगी? 1 सेमेस्टर ऑलमोस्ट ऑन, कम से कम भी तो $5,000 से $7,000 के बीच में होते हैं, तो 4 वन सेमेस्टर होता सेमेस्टर। है। हाँ, सो 2 सेमेस्टर आपको स्टिल आपको ये आपको होटल में कुछ आवर्स मिलते हैं, जैसे पार्ट टाइम जब आप सीखने जाते हैं तो वो स्टिल स्टाइपेंड 20 पे आवर्स आई करता है। थिंक। हाँ, तो और उस टाइम आपका सैलरी थोड़ा बढ़ जाता है, आप ऑलमोस्ट $21 या फिर $25 के आसपास उस टाइम आप अर्न करते हैं। और 2 सेमेस्टर तो आपको 6,000 या फिर 7,000 के आसपास देना होता है, बट उसके बाद क्या होता है कि आप फुल आवरली होटल में काम करने लगते हैं 1 साल बाद ही से, as per our training purposes and all. So you're still earning enough money to spend on your school. I mean, for your 6 months of semesters, and after 2 years, you're still gonna get one more year. So yeah, I mean, it's a decent work, but 90% लोग करते नहीं हैं। वो लोग वापस अपने कंट्री चले जाते हैं, फिर वहां से किसी और कंट्री, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, मोस्टली लोग ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हैं, या फिर फ्रांस है, इटली,
जर्मनी, ये सब जगह जाना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग ही है जो कि मास्टर्स ओके, के लिए यहाँ रुकते हैं। गॉट इट। सो जैसे अगर कैलकुलेशन वाइज मैं इसको समझूं कि लेट्स से आपने मास्टर्स में एनरोल भी कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने की फीस आपकी $5,000 है, और स्टाइपेंट में लीगली आप 20 घंटे काम कर सकते हो एक हफ्ते में, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके यस, यस। हिसाब से $1,680 के करीब बनेगा, जिसमें आपको रहना भी है, बचाना भी है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर लोगे या टिप वगैरह भी मिलेगी, सब कुछ भी मिला लोगे, तो भी बेयरली आप अपनी एडुकेशन फी को ही पे कर पाओगे, बचा नहीं पाओगे कुछ भी पहले साल में से। दूसरे नहीं, साल पहले जब साल आपको में। रेगुलर वर्क जब दूसरे साल आपको रेगुलर वर्क मिलेगा, तब एक्चुअली पैसे बचा सकते हो, क्योंकि तब आपको ये $1,600 की जगह $3,200 मिलेंगे, या फिर एक्सपीरियंस के बेस पे हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है। तो उसमें से कुछ पैसे बचा सकते हो सेकेंड ईयर से, मे बी 1-1.5 लाख रुपए की सेविंग करके घर पे बेच सकते हो पूरे पूरे। उसके बाद एक और साल आप काम कर पाओगे, उसमें भी 1-1.5 लाख रुपए की। सो अप्रोक्सीमेटली 2 साल में हुए 24 मंथ, 24 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 लाख रुपए मिनिमम टू मिनिमम कमा के भेज सकते हो, करेक्ट? करेक्ट। ये जो नंबर मैंने बोला है 2 साल में मास्टर्स अगर करी 30 से 35 लाख का, ये बिल्कुल रियलिस्टिक नंबर है, या और इसको कम करना चाहिए? I would say 25 lakhs is enough. I don't think anybody, but yeah, it depends how you work. Like if you get, No. once you complete everything, you get a sous chef position, then yes, you're gonna earn good money. But if you don't get sous chef position, you're gonna hire as like cook 3, cook 4, or in F&B, if you get a server position, I mean, here servers make more money than managers. मैनेजर का पैसा यहाँ कम होता है एज पर सर्वर। या अगर एफ एन बी में अगर आप हो तो मे बी ये नंबर्स आपके लिए और ज्यादा हो सके। बट हाँ, अगर आप किचन में हैं और अगर आप शू शेफ तक नहीं पहुंच पाए मास्टर्स के बाद भी, तो ये नंबर्स थोड़ा पीछे जा सकता है, मतलब 22 lakhs 23 lakhs के आसपास भी जा सकता है। बट 90% टाइम अगर आप मास्टर्स करते हैं तो ये शू शेफ का पोजीशन मिलना ही मिलना है आपको। आई मीन अगर आप इनफ कैपेबल है तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर में आप हैं। अगर किचन में है तो मे बी ये कम हो सकता है। अगर आप एफ&बी में है तो ये नंबर सेम होगा या फिर और ऊपर जा सकता है, क्योंकि अगर आप सर्वर बने तो ऑफ कोर्स टिप एंड ऑल, और किस टाइप का रेस्टोरेंट है आपका, कैसा जॉब है, कौन से स्टेट में है, कैसा बिजनेस वहां आ रहा है, इस सब पे डिपेंड करता है। बट हाँ, वी कैन से लाइक फ्रॉम 22 lakhs to 30 lakhs इन मिडिल यू कैन अर्न। या हम वो उस सिनेरियो की बात करते हैं ना, जितना आदमी अप्रोक्सीमेटली बना ही लेगा। बनाने के लिए तो कोई ऐसा ही बंदा भी होगा कि वो आया, यूएस लैंड करा, उसने होटल इंडस्ट्री को समझ लिया पूरा, और मे बी अपना खुद का होटल शुरू कर सकता है, तो वो हाँ, करोड़ों बहुत कमा लोग सकता है। करते हैं। लेकिन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी रियलिस्टिक फिगर कि एक ऑन एवरेज बंदा कितना बचा सकता है। सो ऑन एवरेज थिंग इज दैट कि J1 वीजा पे आप आए, उसमें थोड़ा बहुत बचा लोगे, मे बी 1-2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आप घर बेच सकते हो पूरे साल। अगले साल आपने अगर मास्टर्स किया यहीं से, तो उस साल कुछ नहीं बचा पाओगे। अनदर उसके नेक्स्ट ईयर जब लास्ट ईयर में होगे, तो आपको फुल टाइम इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो शायद 10 से 12 लाख फिर से बचा पाओगे, और उसके बाद भी शायद 10 से 12 लाख रुपए बचा पाओगे। सो 4 साल के टेन्योर में मोटा माटी 30 लाख के अराउंड रुपए बचा के बेच सकते हो इंडिया, जो कि बड़ा अमाउंट बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, 4 साल के अराउंड में तो ये बट बड़ा आपको अमाउंट नहीं। बट आपको बदले में मिल रहा है इंटरनेशनल एक्सपोजर। और ये एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर अभी हम किसी भी कंट्री में जाना चाहें तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा वहां जाना और एक अच्छा पोजीशन लेना, और वहां जाके आराम से 5 साल अपना करियर का निकाल देना, और एक अच्छा पेमेंट और एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल पाएगा। तो आई मीन अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं और आप लगता है कि आप सारा इंटरव्यूज क्रॉस कर देंगे, तो आपके लिए बेस्ट है यहाँ आना एज अ J1। अगर आप मास्टर्स नहीं भी करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आइए J1 कीजिए, एक अच्छा एक्सपोजर लीजिए, उसके बाद वापस जाके किसी और कंट्री जा सकते हैं। बट वही है कि अगर आपका इंटरव्यू निकल गया तो आपके लिए बहुत बेस्ट, अगर नहीं निकला तो वही है, सारा पैसा डूब जाता है। ओके, सो इंटरव्यू में क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आई वाज नोटिसिंग कि आपका जो एक्सेंट भी है, उसको भी आपने काफी हद तक रेप्लिकेट कर रखा है, यूएस एक्सेंट सो को काफी हद तक कॉपी किया है आपने। सो क्या आपके हिसाब से कोई बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट, अगर दो इंटरव्यूज होते हैं, बेसिकली 3 इंटरव्यूज होते हैं। स्पॉन्सर इंटरव्यू तो स्पॉन्सर नॉर्मली होता है, वो बस आपके बारे में जानना चाहता है कि आप, ताकि वो आपका प्रोसीजर आगे बढ़ा सके, एटलीस्ट उसको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ये बंदा आगे तक पहुंच पाए। तो वो एक नॉर्मल सा होता है जिसमें आपके बारे में कहाँ से हो, क्या है और नहीं, ये सब पूछता है। बस वही कॉन्फिडेंस आपका कैसा है, कैसे आप बात कर रहे हैं, बात करने लायक है कि नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है कि नहीं, वो सब देखता है। फिर उसको लगता है कि हाँ, इस पे आई कैन स्पेंड माई टाइम ऑन इट, दिस गाय और गर्ल। तो वो बोलता है ओके ठीक है, अब हम तुम्हारा प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद आता है होटल। होटल में कभी 2 राउंड्स होते हैं, कभी 1 ही राउंड होते हैं, या फिर कभी
जैसे हम किचन में आए थे तो मेरा जो एग्जीक्यूटिव शेफ है वो इंटरव्यू लेगा और उसके बाद ओके कर देगा। कभी कभी होता है कि एचआर राउंड और एग्जीक्यूटिव राउंड जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वो लेते हैं, तो वो भी बेसिकली वही देखते हैं कि ये कैसे बात कर रहा है। वो इंडियन इंटरव्यूज की तरह नहीं है कि वो पूछ देंगे कि अरे बताओ ये खाने का इसमें कौन सा स्पाइसेस डाला हो, ये कहाँ से आया है, ये सैमन क्या है। उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि ये फ्रेशली ग्रेजुएटेड है, यहाँ इंटर्नशिप करने ही आ रहा है, तो उतना ज्यादा डिटेल्स में यहाँ लोग नहीं जाते हैं। बस वही देखते हैं कि हाँ कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, बात अच्छे से कर रहा है कि नहीं, बेसिक्स इसको पता है कि नहीं, तुम जिस स्टेट में आ रहे हो उस स्टेट का थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं। पूछ देंगे कि इस होटल में क्या था, मेरे होटल का बेस्ट थिंग क्या है। अगर आप अगर थोड़ा भी पढ़े हो उस होटल के बारे में जहाँ इंटरव्यू तो आप हाथ दे सकते हो। तो यहाँ तक तो बहुत ईजी होता है। अगर आप एटलीस्ट ऑन एन एवरेज हो, इंग्लिश ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा भी जरूरी नहीं है, अगर ठीक ठाक भी है, बस आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, आप अपने आप को ढंग से रख पा रहे हो, वीडियो कॉल ही होता है मोस्टली, तो आपका ये राउंड में निकल जाता है। अब बस वही मेन आता है वीजा इंटरव्यू। वीजा इंटरव्यू का भी सेम सिनेरियो है। वो जैसे जब मेरा वीजा इंटरव्यू था तो हम लोग का एक डीएस 2019 था, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था कि यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजेरियल वर्क, बट वो लाइन हम मिस कर दिए थे। हम वो कभी पढ़े ही नहीं थे। हम तो शुरू से सोच रहे थे हम तो इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं, तो हम वो लाइन ही नहीं देखे थे कभी। हम अब मेरे दोस्त के साथ आए थे, सुमित उसका नाम है, हम दोनों साथ में ही आए थे, और उसका वीजा इंटरव्यू मेरे से पहले हुआ था। वो सेकंड लाइन में था और हम इस साइड वाले लाइन, और वो उधर से थम्स अप दिखा के चला गया। और उसके बाद मेरा हार्ट बीट 100x हो चुका था। तो फिर हम वहां पे गए तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही थी, बट उसके बाद वो पूछी कि तुम वहां क्यों जा रहे हो। हम बोले कि हम इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। वो बोली नो, यू आर गोइंग फॉर अ मैनेजेरियल वर्क। हम बोले नहीं, हम तो इंटर्नशिप करने जा रहे हैं। फिर बोली नो। फिर वो जब हम थर्ड टाइम बोले कि नहीं, तो वो हमको पेपर दिखाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमको लगा उस टाइम पे कि मेरा तो खत्म है। अब 3 बार ये हमको टोक चुकी है एक ही बात के ऊपर में, तो मेरा तो नहीं होने वाला है। तो फिर हम 5 सेकंड या 3 सेकंड का पॉज लिए, फिर हम उसको समझाएं कि हम लोग का जो इंटर्नशिप है 4 फेज में होता है। पहले आप एज अ इंटर्न आप काम करेंगे, आप सीखेंगे आपने अपने शेफ जो हेड शेफ होता है उसके साथ। फिर उसके बाद सेकंड फेज आता है जिसमें आप थोड़ा ऊपर जाके पेपर वर्क करते हैं। फिर थर्ड फेज है, फिर फोर्थ फेज है जहाँ पे आप जाके मैनेजरियल वर्क करते हैं और वो सब सीखते हैं। तो उसको थोड़ा सा कन्विंसिंग लगा, तो फिर बोली ठीक है। फिर वो उसके बाद और बहुत सारा क्वेश्चन किया, अच्छा तुमको क्या क्या बेस्ट खाना है इंडिया का, तो बिरयानी। फिर मेरा ही गलती था, हम बोल दी कि इंडिया में बिरयानी अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तो हम उसको एक और क्वेश्चन पूछने का मौका दे दिए। तो फिर वो पूछ दिया था कि स्टेट का डिफरेंट होता है क्या होता है। तो फिर हमको और एक्सप्लेन करना पड़ गया, अच्छा हैदराबाद का बिरयानी ऐसा होता है, कोलकाता की बिरयानी में हम लोग आलू डालते हैं, ये स्पाइसी होता है, ये नॉन स्पाइसी होता है। बट तो मेरी ही गलती की वजह से हमसे और ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि हम ढंग से DS-19 देख के नहीं गए थे, और वो एक पॉइंट पकड़ ली। फिर उसके बाद हम बिरयानी बोल दी कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। तो फिर वहां से वो और क्वेश्चन निकाल ली, तो हमसे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन की वो। बट वही था कि हम थोड़ा पॉज लिए, दिमाग शांत किए, बट हाँ उसके बाद हम आंसर देते गए। मे बी आंसर मेरा गलत भी हो, बट हम रुके नहीं कि जो भी है बोलते जाना है, और उसको ढंग से एक्सप्लेन कर दिए, तो एटलीस्ट मेरा वीजा हो गया। बट 90% टाइम लोग वहीं पे मार खा जाते हैं। जब मतलब मेरे आगे वाले का नहीं हुआ या फिर उसके आगे वाले का नहीं हुआ, तो क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है। स्टिल आपको सब पता होता है, बट फिर भी आप वहां पे अपना होप खो देते हैं। तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं तो और सब इजी है, ठीक ही ठाक है, ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है वैसे। या बीइंग इंटरव्यू के यूएस इंटरव्यू में टू द पॉइंट भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका हम्म। कोशिश करें टू द पॉइंट आंसर करें, तो प्रॉब्लम हम्म। नहीं होती है। प्रॉब्लम क्योंकि नहीं जितना होती, ज्यादा आप घुमाओगे फिर वो उतना ही वो ज्यादा और घुमाएंगे, क्योंकि रस जनरली निकालते जाते हैं। हम्म। क्योंकि वो वही सुनना चाहते हैं। तुम उनको, जैसे इंडिया में क्या होता है, अपन कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपन कभी कभी, मैंने नोटिस किया, अपन स्टोरी घुमा देते हैं तो वो बंदा सेटिस्फाई हो जाता है थोड़ा सा। हाँ। बट जनरली बाहर जब आप बात करते हो तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लास्ट तक उसी का आंसर ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप 5 लाइनें भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके हम्म। पास एक लाइन है और उसी का आंसर, एक क्वेश्चन है और उसी का आंसर आप दे सकते हो, मोर देन सफिशिएंट। राइट। पसंद नहीं है सो ज्यादा वही। ड्रैग करना कॉन्वर्सेशन को। हाँ, और वो वीजा इंटरव्यू वाले लोग को तो और नहीं पसंद है। एटलीस्ट आप होटल इंटरव्यू या फिर आपका एजुकेशन इंटरव्यू वहां पे मे बी वो लोग ओके कर दें, बट वीजा इंटरव्यू में जितना ट्रैक करोगे उतना फंसोगे खुद ही। प्रॉब्ली J1 में आई थिंक प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दे नो इट कि उनको एक सस्ती लेबर मिल रही है। हम्म। तुम उसके बाद यस। यहाँ पे मोस्टली तुम स्टे कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा कम चांस तो है। तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, वो एज पर स्टूडेंट वीजा हम लोग से बहुत कम क्वेश्चन किया जाता है और कम पूछा जाता है, क्योंकि उनको पता है ये 1 साल के लिए जा रहा है और 1 साल में ही वापस आ रहा है। और हम लोग में क्वेश्चन इसलिए कम हो जाता है क्योंकि हम लोग वहाँ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग का एक्सपेंस नहीं, हम लोग वहाँ अर्न कर रहे हैं। तो उनको पता है कि ये इतना सफिशियंट अर्न करेगा कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है वो मेंटेन कर सकता है। और स्टूडेंट वीजा में ऐसा होता नहीं है, तो उनका क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ जाता है कि अच्छा तुम कितना कितना कमाते हो, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या है, तुम बैकग्राउंड दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ।
बट हम लोग के केस में ये कम हो जाता है क्योंकि हम लोग वहाँ स्टाइफन अर्न कर रहे होते हैं, एक अच्छा स्पॉन्सर होता है, सब कुछ होता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कम हो जाता है हम लोग के लिए, और पेपर वर्क भी कम हो जाता है। शायद यही डिफरेंस है। अगर कोई स्टेम के लिए जब जाता है यूएस वीजा हम्म इंटरव्यू, तो उसमें काफी क्वेश्चंस होते हैं, काफी चीजें, हम्म क्योंकि शायद उसमें बंदे को डर होता है कि वो लंबे टाइम तक रुक सकता है। मतलब इंटरव्यू को हम्म डर होता है कि यूएस में हो सकता है ओवर स्टे कर लेगा या हम्म अलग तरीके ढूंढेगा, क्योंकि जनरली यही है ना कि पैसे लगा के। बट एनीवे, हम्म J1 में वो रिस्ट्रिक्शन है कि आप 1 साल के बाद चांसेस आपके कम है, फिर आपको दूसरा ही ऑप्शन देखना पड़ेगा। और वो उतना प्रॉफिटेबल लगा नहीं, जैसे हमारी भी कॉन्वर्सेशन हम्म, हुई तो वो पूरी सिनेरियो उतना प्रॉफिटेबल लगा नहीं। प्रॉफिटेबल है, एक इट्स नॉट लाइक कि वो प्रॉफिटेबल नहीं है, बट अगर आप हम्म, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल सोच रहे हो, सो इट्स नॉट दैट मच। या इट्स नॉट दैट। सो अंडरस्टूड। ओके, सो अभी आपके क्या प्लान्स है? फिलहाल फिलहाल तो अभी ऑलमोस्ट हम सोचे हैं कि 2029 तक हम यूएस में रुकेंगे, और मे बी 2028 तक। उसके बाद मेरा खुद का मन ही है यूएस छोड़ने का। आई मीन ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है। अप्रिसिएशन हो या फिर जॉब हो या फिर पेमेंट हो, हर एक चीज बहुत अच्छा जा रहा है फिलहाल के लिए। बट मेरा खुद का मन है कि हम वापस इंडिया आए, क्योंकि आई मीन आजकल जो भी इंडिया में चल रहा है, चाहे वो आई मीन चेंजेस के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, चाहे एज पर बिजनेस भी हो, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं वहाँ। बिजनेस पर्सपेक्टिव से, अगर आपका बिजनेस में थोड़ा भी दिमाग है या फिर आप थोड़ा भी करना चाहते हैं, तो मेरा भी मन है कि इन फ्यूचर हम बिजनेस करें। फिलहाल मेरे पेरेंट्स अभी नेपाल शिफ्ट हो गए हैं, वो लोग नेपाल रहते हैं, और वहाँ मेरा शॉप भी है, तो हम चाहते हैं कि हम वापस आए, उन चीज में ग्रो करें। बट अभी हम जस्ट एक लिमिटेड अमाउंट पैसा अर्न करना चाह रहे हैं, ताकि जब हम इंडिया आए तो उसको इन्वेस्ट कर सके, या फिर मेरे पास इनफ मनी हो कुछ भी करने। हाँ, तो जैसे मेरा नेपाल में अभी भी शॉप है, क्लोथिंग बिजनेस है, तो हम चाहते हैं कि हम वापस से फूड इंडस्ट्री में आए, नेपाल में या फिर इंडिया में कुछ भी करें। मेरा बेसिकली मन है कैफे करने का, और आई मीन यूएस हम रहना चाहते हैं। आई मीन हर एक चीज इंडिया के मुकाबले बहुत बेटर है, चाहे एक जॉब कल्चर हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, हवा पानी खाना पीना सब मच बेटर है। बट अभी इंडिया में आई मीन है, दो टाइप के लोग हैं। एक है जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं और नया सोच और सब कुछ ला रहे हैं, चाहे वो आजकल सिविक सेंस का बहुत ज्यादा इंडिया में वो भी हवा चला हुआ है। तो हम ऑफ कोर्स अपने बिहार स्टेट वापस आना चाहते हैं, और क्योंकि आई मीन जब मेरा वीडियोस एक दो वायरल गया, तो बहुत सारे लोग हमसे कमेंट्स में या फिर डीएम में पूछ रहे थे कि आप कैसे किए, आप कैसे गए, प्लीज बताइए। तो हम 90% लोगों का चाहते हैं कि हम वापस मैसेज रिप्लाई करना, उनसे बात करना, क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप जाना चाह रहे हो, कहाँ जाना चाह रहे हो। तो आई रियली वांट टू हेल्प माय ओन पीपल फ्रॉम बिहार और फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। तो हम वापस जाके एटलीस्ट उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, और मेरे लिए भी, ताकि जो अभी इंडिया में एक एक ग्रो कर रहे हैं लोग, जो एक नए सोच के लोग हैं, एटलीस्ट हम भी उसमें शामिल हो। हम वो नहीं एनआरआई बनना चाहते हैं जो कि सिर्फ क्रिटिसाइज करे इंडिया को, कह रहे इंडिया में ये नहीं है वो नहीं है। वो जो डेवलपमेंट अभी हो रहा है, हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो आई जस्ट वांट टू गो बैक to help my people and to grow my own business also. It's just not for the other people, क्योंकि हमें यहाँ रह के हम अच्छा पैसा कमा लिए हैं, 3-4 साल में हम सेटल भी हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जब हम सेटल हो जाएं, तो मेरे पास के जो भी लोग हैं, उन लोग भी एटलीस्ट डिसेंट अमाउंट कमा सके, और थोड़ा बहुत जो भी हम यहाँ से सीखे एटलीस्ट उनको भी सिखा सके, या फिर उनका भी हेल्प कर सके। तो बस यही गोल है, अब क्या देखते हैं आपको क्या नहीं होता लगता कि यूएस में बिजनेस स्टार्ट करना और बिजनेस, कोई भी बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना, बहुत डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ बहुत इजी बहुत है, डिफरेंस। बहुत इजी है यहाँ बिजनेस स्टार्ट करना, उसको ग्रो करना बहुत इजी है। और बेस्ट है कि इंडियन फूड, आई मीन अगर आप छोटे से जगह पे भी लेके इंडियन फूड अगर ढंग से बैठ गए, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। स्टिल अगर आपका फूड इंडियन भी नहीं है, फिर भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडिया और यूएसए में डिफरेंस क्या है कि इंडिया के लोग बाहर जाते हैं जब कोई फेस्टिवल्स होता है, या फिर बर्थडे है, या फिर किसी का कुछ है, तो वो आप बाहर खाना खाने जाते हैं। यहाँ के लोग 90% टाइम बाहर ही खा रहे हैं, कोई घर पे बनाता ही नहीं। तो यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो परसेंटेज, अगर आप फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हो या फिर किसी भी इंडस्ट्री में। और इजी है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बैंक लोन हो या जो भी हो, ये बहुत इजी है। बट मेरा खुद का मन है कि हम वापस इंडिया जाए और वहीं कुछ स्टार्ट करें, और आई मीन आगे का लाइफ वहीं बिताएं, चाहे इंडिया में हो, चाहे मे भी नेपाल में हो, पता नहीं अभी। बट हाँ, मन तो है कि वापस जाने का, बट देखते हैं क्या होता है, खास करके अपने सो स्टेट टेक्निकल बिहार। सो टेक्निकली आप नेपाली सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है? नहीं, हम हैं इंडियन सिटीजन, बट मेरे मॉम्स के साइड के जो मेरी आंटी है, उन लोग का बहुत बहुत साल पहले, मतलब 20 साल पहले उनका मैरिज हुआ था नेपाल में, फिर उसके बाद एक और का हुआ। सो मेरी 3 आंटी वहाँ रहती हैं, तो हम लोग का शुरू से आना जाना था वहाँ। तो फिर हम लोग को समझ आया कि वहाँ बिजनेस का अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वहाँ अपने उतना ज्यादा क्राउड अभी नहीं आया है, तो हम लोग वहाँ दुकान चालू किए हैं। फिर वो बॉर्डर से लगा हुआ है, एक सुनौली बॉर्डर है वहीं पे है, तो हम फिर इस साइड में ही वहाँ पे एक जमीन ले लिए,
ताकि एटलीस्ट हम स्टेबल रहे, वहाँ पे मेरा जमीन है। और इस साइड नेपाल, इस साइड में हम अपना दुकान किए हैं, अभी चल रहा है। अभी उसको वापस से रीओपन किए हैं 1 फरवरी को, तो स्टिल इट्स गोइंग गुड, बट लेट्स सी। सो अभी पता नहीं कहाँ ओके। सेटल होंगे, बिहार में होंगे या फिर नेपाल में होंगे, अभी कंफ्यूजन है थोड़ा। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मेरा एक दोस्त है अनु, तो हम्म, क्या है कि पहले वो मेरी टीम में काम करता था, मैं उसका मैनेजर होता था, तो अभी मेरा वो दोस्त है। तो उसका सीन क्या है, उसकी आधी फैमिली नेपाली सिटीजन है और आधी फैमिली इंडियन सिटीजन है। सेम मेरा भी वैसे ही है। जो भी मेरी आंटी लोग हैं, उनका बाल बच्चा है, कजिन्स मेरे सब नेपाली सिटीजन है, और हम लोग इंडियन सिटीजन है। नहीं, ये तो फिर भी आपकी क्लोज फैमिली में नहीं है। उसकी फैमिली में और बड़ा सीन है। उसके में क्या है, वो उसके पापा मम्मी शायद इंडियन सिटीजन है, और उसके भैया, दोनों भैया और भाभी, बाकी लोग नेपाली सिटीजन है। ओह वाह। वो जो जो भी इंसान बॉर्डर पे रहा है ना, जिनका भी घर बॉर्डर पे था पहले, आज से 20-25 साल पहले, तो उन लोग के पास, सबके पास डुअल सिटीजनशिप है। वो लोग नेपाली भी है और इंडियन भी है, बट आई मीन लीगली ये अलाउड नहीं है, बट स्टिल वो लोग हैं क्योंकि तो बॉर्डर पे बड़ा थे, और पहले है। नेपाली सिटीजन बहुत इजी होता था। अभी तो स्ट्रिक्ट हो गया, बट पहले इजी होता था, तो पहले काफी बहुत इजी। अभी ये है। हम्म। ठीक है। तो आप लेट्स से एक डिफरेंट जोन में जाते हैं। लेट्स से अगर आप किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं, यूरोप या मे बी ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपने बताया कि कोई बंदा हम्म। यूएस में ये प्रोग्राम J1 प्रोग्राम करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करता है, तो उसको कितनी सैलरी मिल जाएगी ऑन एवरेज, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली कितना बचा सकता है? क्योंकि आपके कुछ ना कुछ कलीग होंगे, कोई ना कोई हम्म। कलीग्स होंगे जो कभी ना कभी गए हैं, तो एक आइडिया तो आपको होगा ही। ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बात क्या है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में इंटर्नशिप होता है, जेवन प्रोग्राम वहाँ भी है, बट वहाँ का जेवन थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ यू गो फॉर अ जेवन प्रोग्राम फॉर 1 ईयर, स्टिल इट्स गोना बी 1 ईयर, बट यू कैन एक्सटेंड इट। आई मीन नॉट यू, बट योर सीनियर्स, इफ दे लाइक यू, दे कैन एक्सटेंड इट इजिली एज पर यूएसए। तो अगर वो एक्सटेंड कर देते हैं दूसरे साल के लिए, और आप 2 साल कंप्लीट कर देते हैं, तो वो आपको हायर कर सकते हैं, आई मीन डिफरेंट वीजाज में, इन अ किचन। And if you do it for like 5 years in Australia, after internship and you get hired for 5 years, you can apply for PR. So it's just for the chef. So अगर आपका प्लान है बाहर सेटल होने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में इस आई मीन अगर आप ये वे लेके जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। 5-6 साल में आप 5-6 साल आराम से रह सकते हैं। फिर आपको अगर वहीं पीआर चाहिए तो वो भी एक्सेसिबल होता है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लान है। और ऑस्ट्रेलिया का और यूएसए का जो बेसिक वेज है वो सेम है, स्टार्ट सेम होता है। बट आई डोंट नो, आई हर्ड अबाउट दिस दैट इफ यू वर्क ऑन सैटरडे संडेज इन ऑस्ट्रेलिया, दे गोना पे यू एक्स्ट्रा मनी बिकॉज यू आर वर्किंग इन or weekends and all. But I don't know about this, but yeah, lots of people, I heard from people's and Instagram and all, but I really don't know about this. Maybe it's true or not. तो ये थोड़ा एक इजी वे ऑस्ट्रेलिया जाने का, वहां सेटल होने का। बट अगर आप शुरू में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा पेपर वर्क मांगता है एज कम्पेयर टू यूएसए, और उसका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बट अगर आपका एक बार यूएस का स्टाम्प लग चुका है, तो वो थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी होता है और इजी हो जाता है ऑस्ट्रेलिया इंटर करना। ये है ओके। ऑस्ट्रेलिया का। और सैलरी पीआर ऑस्ट्रेलिया में शॉर्टेड है, तो यूएस के बाद अगर जाना चाहे तो ऑस्ट्रेलिया कुड बी बेटर ऑप्शन। बेटर ऑप्शन। और यूएस, अगर आप एक बार यूएसए से इंडिया भी वापस जाते हैं, तो आपको एक पोजीशन मिल जाता है। आपको आई मीन एक ही खटना नहीं पड़ेगा आपको एज अ कुक 1 और कुक 2, क्योंकि आप यूएस इंटर्नशिप करके आए, तो आपको मे बी डेमी सू शेफ और सू शेफ का पोजीशन दे देते हैं इंडिया में भी बहुत सारे होटल। नहीं तो अगर इंडिया में रहे, तो इंडिया का होटल इंडस्ट्री बहुत हार्श है, बहुत हार्श है। I mean, I don't recommend anybody to do even an internship in India. Don't do it. Just complete your graduation or diploma, go for any country. Even though Dubai, Qatar, Oman, Bahrain, Singapore, जहाँ जाना है जाओ, बट इंडिया मत रुकना, बहुत हार्श है। ओके। ओके। सो इंडिया में लेट्स से बंदा, जैसे आप बोले ना, इंडिया में जाता हूँ, तो इंडिया में बंदा गया और ये काफी होटल चेन इंडिया में भी हैं, तो यहाँ पे क्या हम्म। सैलरी मिल जाएगी J1 वीजा कंप्लीट करने के बाद यूएस में? इंडिया का होटल इंडस्ट्री का सैलरी बहुत बहुत ज्यादा कम है। ये स्टार्ट होता है 10,000 9,000 से, 11,000 मिनिमम सैलरी है, इफ यू जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम द आफ्टर द ग्रेजुएशन। और इवन इफ यू बिकम अ सू शेफ, इट इज लाइक मे बी 40,000 45,000 मैक्स टू मैक्स। बट वो लोग उतना भी नहीं देते हैं। अगर आप यूएसए भी जा रहे हो, तो स्टिल भी उतना नहीं देंगे आपको। वो 30,000 से स्टार्ट करेंगे, या फिर 29 28 से 35 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं देंगे। पोजीशन दे देंगे आपको कि हाँ आपका ये पोजीशन है, बट स्टिल वो उतना पे नहीं करते हैं। और इंडिया का होटल फिर इंडस्ट्री तो सेंस सही ही नहीं नहीं बनाता। है मेरे हिसाब से। तो सच में नहीं बनाता, क्योंकि अगर हमको 70-80 भी देगा, तो हम इंडिया में जॉब नहीं करेंगे, इतना ज्यादा हार्ड है।
when I completed my graduation, I start for a internship. And if you do internship in India, they're gonna pay you 1,000 to 3,000 every single month. So we have two options. I went for a Varanasi, and I have a Goa. So Banaras, they paying me 3,000 money every single month, and Goa one, he just told me we're not gonna pay anything. You do your accommodation and everything. And so, I mean, we are like kids at that time, and we are like, who won a 3,000 rupees? Let's go to Goa, at least the Goa. So we work for free of cost for 16 hours, maybe 17 hours every single day for six days in a week for just free. And it's like a 5-star property. It's not like a restaurant or some small chain. No, that's how they treat interns in India. Even though if you're a employee, it's same for you. They're gonna give you 17, 16, 15,000, and you work for 6 days for 14, 15 hours. No excuses, nothing. So it's very harsh in India. लोग बहुत ज्यादा हैं. But when you come to other countries, like when you go to USA or Australia, they prefer more Indians or Asian as compared to their own people. मैं बताता हूँ उसका रीजन क्या है. Mhm. दिस इज द सेम. माय क्लाइंट आल्सो प्रेफर इंडियंस बिकॉज इंडियंस काम करने आया है ना, वो काम Mhm. करने आया है. उसका ऑब्जेक्टिव है पैसे बनाना. तो पैसे That's कैसे my बचाएगा वो? जब वो ज्यादा काम करे, Mhm. मैक्सिमम आवर. सो लेट्स से इफ Maximum. आई माय कंपनी हायरिंग ए यूएस सिटीजन, सो हो सकता है कि वो किसी मंथ छुट्टी ले ले. वो ही विल बी गोइंग टू सम ब्राजील और समबडी समवेयर एल्स, तो Mhm. उसने पूरा मंथ की छुट्टी ले ली. बट इंडियन तो यहाँ पे काम ही करने आया है. तो कभी ऐसा हाँ, नहीं वो तो होगा, काम कर. मैंने तो नहीं देखा. मे बी फॉर द वीजा पर्पज देर आर रीजन कि अगर वो छुट्टी ले रहे हैं 10-15 दिन की, तो प्रॉब्ली वो वीजा रीजन की वजह से ले रहे हैं. Mhm. अदरवाइज मोस्टली वो छुट्टी नहीं लेते हैं. नहीं लेते. अब हफ्ते में एक दिन, मतलब महीने में 1 या 2 दिन छुट्टी ले रहे हैं, सो दैट इज फाइन कंप्लीटली. बट वो ऐसे 10-15 दिन की छुट्टी नहीं लेते, तो उससे बिजनेस Mhm. सफर नहीं करता है. लोकल सिटीजन छुट्टी ले लेते हैं, सो बिजनेस सफर करता है. दैट्स व्हाई दे Mhm. डोंट प्रेफर. In my group, there are like 5, 6 Indian, Vietnamese also, and like I mean Indonesian, African. But उन पूरे ग्रुप में अगर कोई लीड कर रहा होता है तो वो 99% चांस है कि वो इंडियन ही होगा. बट कुछ इंडियंस ऐसे भी यहाँ भी हम देखे हैं जो कि बहुत ज्यादा लीनियंट लेते हैं जॉब को. मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. आज आएंगे, कल नहीं आएंगे, कल छोड़ देंगे. और ये यहाँ क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा लीनियंट है लोग. आई मीन अगर आप बोल दिए कॉल करके कि सर हम आज नहीं आ रहे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं. वो बोल दिया नहीं आ रहे, मतलब नहीं आ रहे. तो लोग यहाँ एडवांटेज भी इसका बहुत उठाते हैं. बट अब जैसे हम 2.5 साल हो गया, मेरा सारा लीव पेंडिंग है. एक भी लीव हम नहीं लिए. सब कुछ वैसा ही का वैसा ही पड़ा हुआ. मतलब 1 मंथ से ज्यादा हो चुका ऑल ओवर टोटल. सब वैसा ही पड़ा हुआ, हम एक भी नहीं लिए अभी तक. और कुछ लोग है जो कि ऊपर ही पार कर देते हैं, सारा लीव्स और सब कुछ लिए रहते हैं.